नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। और खबरों की शुरुआत एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर के साथ। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर आपको बता दें कि आज सुनवाई है और आज पेश नहीं होगी सर्वे की रिपोर्ट। और वक्त मांगा है एएसआई ने, टीम ने कोर्ट से मांगा है 15 दिनों का अतिरिक्त समय। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिवक्ता ने 15 दिन का समय मांगा है। 4 अगस्त से 3 नवंबर तक किया जाएगा सर्वे। वैज्ञानिक रिपोर्ट न आने के कारण सर्वे में देरी हो रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट फाइल करने के लिए पुरातत्व विभाग ने और समय मांगा है। बाबा विश्वनाथ के सम्मान में जो गलत शब्द का प्रयोग किया गया था, उसके तहत एक हमने यहाँ पे एक परिवार दाखिल किया 156 दिन मुकदमा कायम करने के लिए, जो नीचे खारिज हो गया। उसकी मैंने अपील किया जस्टिस जैसा अपील चल रही है, जिसमें मौलाना लोग, जितने मौलाना हैं, 6-7 मौलाना हैं मस्जिद कमेटी के, वो लोग भी इसमें पार्टी हैं। असद ओवैसी साहब पार्टी है, अकबर ओवैसी साहब पार्टी है और अखिलेश यादव साहब पार्टी है। इन सभी लोगों की तरफ से इनके वकील के माध्यम से वो हाजिर हो चुके थे पिछले तारीखों में। आज इनको अंतिम अवसर था अपना आपत्ति दाखिल करने का, जिसको इन्होंने पिछले तारीख में कहा था दाखिल करने का। तो आपको बता दें कि एएसआई को 2 नवंबर को यानी इस महीने की शुरुआत में ही 15 दिनों का अतिरिक्त समय मिला था। लेकिन खबर आ रही है कि अभी और समय चाहिए एएसआई को अपनी रिपोर्ट संकलित करने के लिए। और धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, आखिर क्यों समय लग रहा है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? आज सुनवाई है और बताया जा रहा है कि एएसआई की ओर से अभी और थोड़ा समय मांगा गया है रिपोर्ट फाइल करने के लिए। सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि 2 जुलाई से जब से एएसआई सर्वे प्रारंभ हुआ, तमाम ऐसी दिक्कतें रही, लगातार वो आती रही और जिसको लेके एएसआई में टेक्निकल जो चीजें रही वो छूटती चली गई। तो जो एएसआई टीम सर्वे का ऑनेबल कोर्ट ने टाइम दिया है, कोर्ट द्वारा जो टाइम का ड्यूरेशन था एएसआई को, उसमें चूंकि जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र है, ज्ञानवापी के बाहरी क्षेत्र का अभ्यास फिट है खाना, तमाम ऐसी चीजें थी जिसकी रिपोर्ट सबमिट करने में और तैयार करने में समय लगता है। तो कहीं न कहीं उन चीजों को लेकर एएसआई टीम किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, क्योंकि जो हाईकोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस अनुसार जो एएसआई टीम की भारत से आई हुई तमाम डेलीगेट्स थी, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग रिपोर्ट सबमिट कर रही है। जैसे दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी, कोलकाता की टीम, पटना की टीम, दिल्ली की टीम, वाराणसी की टीम, तमाम ऐसी जो टीमें रही हैं भारत के कोने कोने से एएसआई के पुरातत्व विभाग की आई थी, वो सर्वे अलग अलग एंगल से, अलग अलग रिपोर्ट जो अलग अलग एंगल से सर्वे किया गया, उन चीजों को तैयार करने में समय लग रहा है। इसलिए एएसआई टीम द्वारा लगातार ज्ञानवापी परिक्षेत्र के सर्वे को लेकर एएसआई सर्वे रिपोर्ट तैयार करने को लेकर समय मांगा गया है। क्योंकि आज जो उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है, उसमें स्पष्ट उन्होंने हाईकोर्ट के डायरेक्शन को उसमें एप्लीकेशन दिया है। हाईकोर्ट का डायरेक्शन है कि रिपोर्ट में किसी प्रकार की कहीं से इट ना हो। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेके और उसको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के इंस्ट्रक्शन को उस आधार पे एएसआई टीम सर्वे रिपोर्ट तैयार की जा रही है। लेकिन धर्मेंद्र, अब ऐसे में जिस तरह से खबर है कि दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर, एएसआई और समय मांग रहा है, आज की सुनवाई को लेकर आपको क्या लगता है? क्या कुछ आज कोर्ट में होने जा रहा है? उसके बाद अगला सवाल। देखिए रितेश, पहली जो संभावना जताई जा रही है, कोर्ट समय दे सकता है, क्योंकि जो एएसआई ज्ञानवापी परिक्षेत्र का सर्वे हुआ है उसमें उम्मीदें जो है, चूंकि जो सर्वे का समय है, सर्वे करने का जो ड्यूरेशन दिया गया था, उसके बाद रिपोर्ट चूंकि तैयार करने में किसी भी, जैसे रामलला का मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, रामलला का उसको तैयार करने में काफी वक्त लगा था। उसी तरीके से जैसे वहाँ टीमों ने सर्वे किया और रिपोर्ट पेश की, काफी समय के बाद चूंकि पूरी रूपरेखा और क्या चीजें मिली क्या नहीं मिली, सारे तथ्यों को दिखाना होता है। उस आधार पे एएसआई टीम इसलिए समय मांग रही है लगातार कि जो चीजें हैं, जो तथ्य है, जैसे तकनीकी सिस्टम का, जीपीआर सिस्टम का, तमाम ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, तो उन तकनीकियों की रिपोर्ट सबमिट और रिपोर्ट तैयार करने में समय लगता है। तो कहीं न कहीं जो संभावनाएं जताई जा रही है कि एएसआई पुरातत्व की टीम को कोर्ट द्वारा समय दिया भी जा सकता है, जिस तरीके से प्रेयर उन्होंने किया है। रितेश,
धर्मेंद्र, एक और सवाल। 100 दिनों के करीब का वक्त हो चुका है, काफी समय से इंतजार किया जा रहा है कि ये रिपोर्ट आए, क्या कुछ इसमें होता है, इसको लेकर तमाम लोगों की आस्था भी है, लोगों की बेसब्री भी दिखाई देती है। इतना वक्त गुजर चुका है, इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, एएसआई के सर्वे को लेकर आसपास के लोगों की बात करें या फिर तमाम पार्टियां जो इस पूरे मामले में हैं, उनका क्या मानना है? अब देखिए, पार्टियों का कहना है, जैसे अगर वादी पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, जो वादिनी है, उनका कहना है, हम लोगों ने बात भी की, तो उनका कहना है कि जो रिपोर्ट है एएसआई की, जो चूंकि रेवेन्यू से रिलेटेड मामला है, ज्ञानवापी परिक्षेत्र का भूमि का मामला है, तो वो चीजें स्पष्ट तभी हो पाएंगी। और उसके साथ साथ पुरातत्व का सर्वेक्षण इसलिए कराया जा रहा है कि ज्ञानवापी परिक्षेत्र में जो चीजें मिली, जिन चीजों का दोनों पक्षों द्वारा वही जो मुस्लिम पक्ष है उनके द्वारा उसको सिरे से लगातार खारिज करते हुआ है। हिंदू पक्ष लगातार तमाम दावे ऐसे रिलीज करते गया, जिसमें कि तमाम ऐसे साक्ष्य, ऐसे बिंदु, तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए और चीजें निकल कर आई। तो कहीं न कहीं जो दावे रहे दोनों पक्षों के, उसमें देखने को बहुत से तथ्य सामने आया और उतार चढ़ाव काफी मिला। लेकिन हिंदू पक्ष का जिस तरीके का रिएक्शन है, हिंदू पक्ष वही जो पूजा की बात लगातार, पूजा के ज्ञानवापी परिक्षेत्र के सर्वे की बात, आदि विश्वेश्वर की बात, अब एक मंच से सारे मुकदमों की सुनवाई हो रही है। और वही जो आज एएसआई सर्वे है, उसको लेके जो रिएक्शन है, उसमें यह है कि समय भले ही लग जाए लेकिन चीजें सही निकल कर आए। तो जिस तरीके से बयान आ रहा है हिंदू पक्ष और वादिनी पक्ष की महिलाओं का, वो स्पष्ट रूप कहीं न कहीं जो एएसआई रिपोर्ट तैयार की गई है, एएसआई का जो सर्वेक्षण हुआ है, उसको लेके जिस तरीके से रिपोर्ट के लिए बेसब्री से इंतजार है, अब उसका जो रिपोर्ट तैयार करने का समय भी कैसे लगेगा, उसको लेके। बिल्कुल धर्मेंद्र, यानी आप ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक सर्वे जो किया जा रहा है वो विज्ञान की हर एक कसौटी पर सही साबित हो, किसी प्रकार की कोई उसमें कमी ना रह जाए, इसी को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए जो 100 दिनों का पूरा सर्वे हुआ है उसको संकलित किया जा रहा है। उसी के तहत ये माना जा रहा है कि थोड़ा समय और मांग सकता है एएसआई और संभावना है कि इस समय मिलेगा। बहरहाल इंतजार करना होगा, दोपहर 2:30 बजे का आखिरकार कोर्ट में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे जो इस बीच सामने आ रही है। अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आई है सामने। हत्या के आरोपियों की अदालत में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी। प्रयागराज से बड़ी खबर, शूटर की पैरवी के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। आरोपियों की पैरवी करेंगे अधिवक्ता गौरव। बड़ी खबर, अहम जानकारी, तमाम लोगों को याद है वो तस्वीरें किस प्रकार से अस्पताल में देर शाम हत्या कर दी गई थी अतीक और उसके भाई अशरफ की, और इस मामले में आरोपियों की आज पेशी होनी है। और बताया ही जा रहा है कि दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी आरोपियों की पेशी होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। हत्या के आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा और वर्चुअल माध्यम से यह पूरी पेशी होगी। सैयद मोहम्मद आमिर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं प्रयागराज से। सैयद, क्या कुछ खबर इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई? बताया जा रहा है कि तमाम आरोपियों की आज पेशी होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की जाएगी। मामला किस तरह से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है? ये नितेश, बता दें, पिछली कई सुनवाई पे जिस तरह से देखा गया था कि अधिवक्ताओं नियुक्त होने के न कारण इन पर आरोप तय नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि एसआईटी ने जुलाई में ही आरोप पत्र प्रेषित कर दिए थे कोर्ट में। और उसके बावजूद जिस तरह से आरोप पत्र दाखिल होने के बाद एसआईटी के अतीक अशरफ के हत्यारों पर आरोप तय नहीं हो पा रहा था, आज लंच के बाद इसमें पूरी तरह से आरोप तय होने की संभावना है। और कोर्ट में गौरव अधिवक्ता पेश हुए अरुण लवलेश की तरफ से, वहीं सनी की तरफ से न्याय मित्र होंगे पेश और नियुक्त किया गया है, जहां इन तीनों के पास अब अधिवक्ता है, जिसके बाद इन पर आरोप तय होगा और पूरी तरह से प्रक्रिया ये शुरू हो जाएगी कानूनी की। सैयद, इस पूरे मामले के मद्देनजर चूंकि बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेशी होगी, हालांकि कोर्ट में क्या होता है वो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। सुरक्षा के मद्देनजर किस प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा है कोर्ट परिसर के आसपास? बता दें कि सुरक्षा के इंतजाम तो है वैसे भी, मगर सबसे बड़ी बात है कि इनकी सुरक्षा को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको पेश किया जाएगा। और ये तीनों जो है इस टाइम प्रतापगढ़ जेल में बंद है
और सुरक्षा के दृष्टिगत इनकी वर्चुअली पेशी हो रही है और इस पर अब आरोप तय होंगे। आरोप तय होने के बाद ये पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी और इस पर आगे कोर्ट का क्या निर्णय होगा ये तो काफी लोगों की इस पर नजर बनी हुई है और ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी। दरअसल वकील नहीं मिल पा रहे थे, इस मामले में आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। अब चूंकि न्यायमित्र नियुक्त हुए हैं, अधिवक्ता गौरव इस मामले में आरोपियों का पक्ष रखेंगे। देखना है कि कोर्ट में आखिरकार अब क्या कुछ होता है। तो वहीं महादेव की नगरी में सूर्य उपासना पर छठ पूजा बड़े ही आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। आज नहाए खाए के साथ छठ की शुरुआत हो चुकी है। छठी मैया की आराधना के लिए लोगों ने गुरुवार से ही घाट को छेकना शुरू कर दिया था। तो वहीं वाराणसी में गंगा के किनारे पर लोग जगह जगह बेदी बनाते दिखाई दिए ताकि वहां फल फूल आदि सामग्री को रखकर पूजा कर सकें। तो वहीं पर्व को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट और जिला प्रशासन भी अलर्ट है। के पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को देव दीपावली और छठ पर्व को संपन्न सकुशल कराने का निर्देश भी दिया है। इसी क्रम में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट लगातार घाटों का निरीक्षण कर रही है और घाटों की व्यवस्थाएं देख रही है, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया जाए। पब्लिक और व्रती जो हैं, छठ की व्रती हैं, जो छठ पहले क्रम में देव दीपावली के छठ आ रहा है, उसको लेके किस तरीके की तैयारियां की जाए, किस तरीके का ब्रैकेट किया जाए और महिलाओं की क्या लाइन होगी और घाटों की किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। हमारे साथ प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर राजीव कुमार सिंह हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं और किस तरीके का निर्देश हुआ है। सर, छठ पर्व को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और देव दीपावली को कि सकुशल संपन्न कराया जाए। लगातार आपके किनारे गंगा घाट चौबेपुर थाना क्षेत्र में लगभग 20 किलोमीटर दूर है और इसमें किस तरीके की तैयारियां और किस तरीके का डिप्लॉयमेंट फोर्स होगा। हम बता दें आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सीपी सर द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उस निर्देश के क्रम में हमारे यहाँ 6 घाट ऐसे हैं जहाँ महत्वपूर्ण घाट है, वहाँ काफ़ी भीड़भाड़ होती है और हम लोग कल से ही इसका सारे घाटों पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने का और जो स्थानीय वहाँ के लोग हैं उनकी मदद से, हम लोग जो प्रधान हैं उनकी मदद से, सफाई कर्मी की मदद से यहाँ पूरे घाटों को साफ सफाई कराएंगे। और किसी भी श्रद्धालु जो भी हमारे डाला छठ का कार्यक्रम है, किसी भी दर्शनार्थी को, किसी भी श्रद्धालुओं को, किसी भी जो पूजा पाठ करते हैं, किसी महिलाओं को कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग पूरी तरीके से घाट को स्वच्छ साफ कराएंगे। साथ ही साथ यहाँ डिप्लॉयमेंट के लिए जो भी हमारी ड्यूटी लगी है, ड्यूटी लगा करके उनमें नाव की व्यवस्था, साथ साथ जो नहाते हैं उनमें अंदर हम महिला कांस्टेबल की व्यवस्था और लाइफ जैकेट के साथ में हम 2 गोताखोर 3 गोताखोर लगा करके किसी भी दिशा में इस कार्यक्रम को हम लोग सकुशल हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़े इंतजाम करेंगे। तो हमारे साथ थे प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर राजीव कुमार सिंह जी। हम बात कर रहे थे, इनका कहना है कि जो संगम घाट है, गंगा का लगभग 22 किलोमीटर का एरिया, जल पुलिस के साथ पुलिस प्रशासन और स्थानीय गोताखोरों की मदद से अनाउंसमेंट करवाया जाएगा ताकि जो गंगा की गहराई है उसमें लोग न जा सकें। उसके साथ साथ जो घाटों की ब्रैकेटिंग से लेके घाट तक आने का रास्ता है उसको सुगम बनाया जाएगा। घाटों की सफाई जिला प्रशासन की मदद से कराया जाएगा। उसके साथ साथ जो व्रती महिलाएं हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं होंगी। महिला पुलिस बल भी उसके साथ साथ तैनात होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उसके क्रम में छठ पर्व और देव दीपावली को सकुशल संपन्न कराने का वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा प्रयास किया जा रहा है। धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टर रहे माफिया अतीक के करीबी अब्बास मैक टावर को पुलिस टास्क फोर्स ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। जानकारी के अनुसार अब्बास का सिविल लाइन में मेक टावर और शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में परिसर है जिसमें अतीक और अशरफ के पैसे लगे हैं। आपको बता दें कि पहले भी इन मार्केट और कॉम्प्लेक्स को सील किया जा चुका है और बावजूद इसके चोरी छिपे इसे फिर चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने अब्बास को अपनी गिरफ्त में लिया है। तो वहीं विंध्याचल धाम में पहुंचे प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने माता विंध्यवासिनी के दर्शन की, पूजा की। मां के दरबार में उन्होंने लघु त्रिकोण कर आदि शक्ति से कामना की
और कहा कि मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार से लौटने के बाद हमने मां विंध्यवासिनी से भाजपा की जीत का आशीष मांगा है और साथ ही जनता की सुख समृद्धि के लिए भी कामना की। विंध्यवासिनी से हम लोग मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत का आशीर्वाद मांगे। हम लोग अपने परिवार को सुख से शांति और समृद्धि के लिए भी आशीर्वाद मांगे और माँ विंध्यवासिनी से हमने आशीर्वाद मांगा है कि उन्होंने आशीर्वाद दें, हमको ताकत दें कि उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं सुलभ, सस्ता और आरामदायक यात्रा उनको करा सकूं और लोगों को परिवहन विभाग से उत्तर प्रदेश के लोगों को सहायता मिले, लोगों को चक्कर न लगाना पड़े। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए एक नजर 4 मिनट में 18 मंडल पर। इटावा में एसएसपी की मौजूदगी में परेड की सलामी ली गई। 112 के वाहनों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को मिले आवश्यक दिशा निर्देश। मिर्जापुर में मंडलीय अस्पताल के डॉक्टरों ने शुरू की हड़ताल। बदसलूकी के खिलाफ उठाई आवाज। ओपीडी सेवा बंद करने का फैसला। कानपुर में नाबालिग का कमरे में लटका मिला शव। परिवार में कोहराम। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। आगरा में सड़क पर जन्मदिन मनाते समय युवकों ने की फायरिंग। 2 युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उन्नाव में तेज रफ्तार बस ने डीसीएम को मारी टक्कर। 2 की मौत, 33 घायल। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा में पुलिस प्रशासन ने दोनों प्रदेशों की सीमाओं को सील किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर फैसला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीमाओं पर पुलिस फोर्स है तैनात। महोबा में पत्रकार पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का मामला। पत्रकारों में दिखा भारी आक्रोश। मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन भी हुआ। लखनऊ में परिवहन निगम की बसों में लगाया जाएगा एंटी स्लिप डिवाइस। यात्रियों की सुरक्षा और एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी लाने के लिए निर्णय। लखनऊ में त्योहारों के चलते लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। नगर आयुक्त ने भ्रमण कर अफसरों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने मां बेटी को रौंदा। मौत। हादसे में दोनों की हुई मौत। आगरा में तेंदुए का खौफ। सोते हुए मासूम को बनाया अपना शिकार। पुलिस ने तेंदुए के दहशत को लेकर जारी किया अलर्ट। लखीमपुर खीरी में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। परिजनों में कोहराम। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। सिद्धार्थनगर में हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। परिजनों में मचा कोहराम। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से ई रिक्शा में लगी आग। सवारियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। बिजनौर में विवाहिता ने घर में रची डकैती की साजिश। ससुराल जनों पर लगाया गैंगरेप का झूठा आरोप। पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। आगरा में एएसआई कार्यालय पर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। ताजमहल के अंदर नमाज अदा होने पर आक्रोश में आए हिंदूवादी। मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।